हेलो फ्रेंड्स, सिग्मा जी के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। फ्रेंड, आइए आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्राचीन इतिहास के स्रोत। पिछली कुछ वीडियो हमने इतिहास के कालखंडों के विभाजन के विषय में आपको बताया था और उसमें हमने डिस्कशन किया था कि कैसे प्राचीन भारत के इतिहास को हमें पढ़ना है और उन्हें किन किन कालखंडों में डिवाइड किया गया और किस आधार पर डिवाइड किया गया है, इसके विषय में भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। हमने बताया था कि जो इतिहास है प्राचीन भारत का इतिहास, उसे दो आधारों पर डिवाइड किया गया था। एक आधार ऐसा था जिसे बोला जाता था पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा आधार था जिसे बोलते हैं लिखित साक्ष्य। क्योंकि इतिहास को जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो इतिहासकार हैं उन्होंने जब इतिहास को लिखा तो किसी न किसी साक्ष्य एवं प्रमाण के आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया था। तो उन दोनों साक्ष्यों में एक साक्ष्य था जिसे बोला जाता था पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साक्ष्य था जिसे बोला जाता था साहित्यिक साक्ष्य। क्योंकि जब हम बहुत समय पहले बात करते हैं तो जो उस समय के इंसान थे उनके बीच लेखन शैली के विषय में जानकारी नहीं थी, मतलब वो किसी लिपि अथवा लेखन शैली के विषय में नहीं जानते थे, इसलिए उस समय के लोग इतिहास को लिखे नहीं हैं। तो उस कालखंड का जो हम अध्ययन करते हैं वो टोटली हम किसके आधार पर करते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, इंसान धीरे धीरे लिपि एवं लेखन शैली के विषय में जानकारी हासिल किया, तब जाके उन्होंने इतिहास को लिखना प्रारंभ किया। तो उस समय का जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि हम समझेंगे कि जो भारत के इतिहास हैं, चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, ये सारे इतिहास हम किन आधारों पर अध्ययन करते हैं उनके विषय में क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड वो है प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत या प्राचीन इतिहास के स्रोत। क्योंकि जब हम इतिहास को अध्ययन करते हैं तो किसी न किसी प्रमाण अथवा आधार पर ये समझते हैं कि इतिहास बहुत समय पहले जो घटनाएं घटी हुई है वो कैसे घटनाएं घटी हुई थी, उनके विषय में जो जानकारी हम लोग हासिल करते हैं उसी जानकारी को क्या बोला जाता है? प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास के स्रोत के विषय में चर्चा करेंगे। अगर प्राचीन इतिहास के स्रोत के दो मेजर क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया जाए तो दो मेजर क्लासिफिकेशन हमारे इतिहासकारों ने दो आधारों पर किया है। एक आधार जिसे बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा आधार है जिसे बोला जाता था साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे बहुत सारे प्रमाण हमें मिलते हैं, जैसे अभिलेख हो गया, उसके साथ साथ स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ मिलती हैं एंड उसके साथ साथ चित्रकला मिलते हैं, सिक्के भी मिल जाते हैं जो इतिहास की जानकारी देते हैं, उसके साथ साथ मोहरें मिल जाती हैं, बर्तन मिल जाते हैं, कई सारे हमें उपकरण मिले हुए हैं, वस्तुएं, और उसके साथ साथ किसी भी जीवाश्म, चाहे वो एनिमल का मिल जाए, कोई जानवर का या कोई इंसान का जीवाश्म मिल जाए, तो उसके आधार पर भी हम पता लगा लेते हैं कि उस समय के मानव क्या करते थे, उनके बीच किस प्रकार का सिविलाइजेशन था। तो इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो ऐसे प्रमाण को हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जानते हैं। और दूसरा जो साक्ष्य है उसे बोला जाता है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य में जैसे देखा जाए कि जब धीरे धीरे इंसान डेवलप होता गया, उसने लेखन शैली का विकास किया, जब इंसानों ने लिखना प्रारंभ किया तब उन्होंने जाकर इतिहास को लिखा है। चाहे वो पत्थरों पर लिखे हुए मिले हैं, चाहे वो गुफाओं में लिखे हुए मिले हैं, कहीं पर भी, चाहे स्तंभ पर लिखे मिले हुए हैं, तो उनके आधार पर भी हम इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य के रूप में अगर देखा जाए तो दो प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य आते हैं हमारे पास। एक साहित्यिक साक्ष्य ये है जो हमारे भारत के ही इतिहासकारों ने लिखा है, उसे हम बोलते हैं भारतीय साहित्य या भारतीय साक्ष्य। एंड उसके साथ साथ बहुत सारे विदेशी यात्री भी हमारे भारत में आए थे जिन्होंने हमारे भारत की संस्कृति के विषय में जानकारी हासिल की और उन्होंने जाकर लिखा है। तो उसके आधार पर भी क्या किया जाता है? इतिहास को पढ़ा जाता है। तो उसे हम विदेशी यात्री विवरण के नाम से जानते हैं। तो ये दो मेजर आधार हैं जिनके आधार पर हम लोग इतिहास को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं और उसी से हम समझते हैं कि जो इतिहास लिखा गया है उससे कैसे लिखा गया है। तो चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के विषय में अगर जानकारी हासिल किया जाए तो हमारे पास दो स्रोत हैं। एक स्रोत है जिसे बोला जाता है पुरातात्विक साक्ष्य, एक स्रोत है जिसे पुरातात्विक साक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो एक स्रोत है जिसे पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है कि इसमें कोई हमें लिखे हुए प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो जो पुरातात्विक साक्ष्य है, तो पुरातात्विक साक्ष्य में हम ये देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत में कि यहाँ पर हमें कोई ऐसे लिखे हुए प्रमाण नहीं मिले हैं जिनके आधार पर हम क्या करेंगे?
इतिहास का अध्ययन करेंगे, मतलब उनको पढ़कर क्या करेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्यों में अगर देखा जाए तो कुछ साक्ष्य ऐसे हमें मिले हैं जो लिखित साक्ष्य भी हैं, और लिखे हुए साक्ष्य को जो हम पढ़ते हैं तो उससे भी पता लगाते हैं कि कैसे उस समय के इंसान के बीच संस्कृति का विकास कैसे था और वो लोग कैसे रहते थे, उनका रहन सहन तौर तरीका कैसे था, और कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो उन सब चीज़ों के विषय में हम जानते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड। तो पहला जो हम देख रहे हैं मेजर क्लासिफिकेशन, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य में किन किन चीज़ों को पढ़ा जाता है और जिनके आधार पर क्या किया जाता है, इतिहास को वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला पुरातात्विक साक्ष्य में हम देखते हैं जो सम्मिलित है वो क्या है, अभिलेख। मतलब कि अभिलेख क्या चीज़ है, अभिलेख वो चीज़ है जिस पर किसी चीज़ पर लिखा गया हो। ठीक है, मतलब कि कुछ चीज़ें लिखी जाती थी अभिलेख के रूप में, चाहे वो पत्थरों पर लिखी हो, चाहे वो पिलर्स पर लिखी हो, या गुफाओं पर लिखी हो, या किसी बर्तन पर लिखी हो, या और भी किसी वस्तुओं पर लिखी हो। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में इतिहास की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलता है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो अभिलेख के आधार पर भी इतिहास को वर्गीकृत कर चुके हैं। मतलब कि इतिहास का जो वर्गीकरण है, इतिहास के विषय में जानकारी अभिलेख से ही पता लगा लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभिलेख ऐसे हमें मिलते हैं जो इतिहास की संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। तो अभिलेख का इतिहास में सबसे बड़ा मेजर रोल है इतिहास के विषय में जानने का। ठीक है, तो पहला प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में क्या हमारे पास उपलब्ध है, अभिलेख उपलब्ध है। अभिलेख के साथ साथ स्थापत्य बोलते हैं, वो भी उसके आधार पर भी क्या किया जाता है, स्थापत्य के आधार पर भी हम क्या करते हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत का पता लगाते हैं कि उस समय के इंसान कैसे रहते थे। अब स्थापत्य के रूप में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे स्मारक हो गया, उसके साथ साथ भवन हो गया, मूर्तियाँ हो गया, एवं उसके साथ साथ चित्रकला। तो स्थापत्य में क्या क्या चीज़ सम्मिलित है, इसमें हो गया भवन। ठीक है, मतलब भवन के बारे में जानकारी, मतलब कि कोई प्राचीन समय का कोई हमें घर मिल गया, या कोई ऐसी चीज़ें गुफाएं मिल गई जिनके आधार पर हम पता लगा लेते हैं कि इस समय के इंसान क्या करते थे। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में पहला जो स्रोत है वो अभिलेख है। अभिलेख के आधार पर भी इतिहास को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, अथवा उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। एंड उसके साथ साथ स्थापत्य में जैसे भवन हो गया, भवन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें, स्मारक मिल गए। ठीक है, भवन हो गया, उसके साथ साथ स्मारक अगर हमें मिल जाते हैं तो उनके आधार पर भी हम इतिहास को वर्गीकृत करते हैं। स्मारक के साथ साथ मूर्तियाँ मिल गई, बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं जिनके आधार पर हम पता लगाते हैं कि उस समय के इंसान के बीच कौन सी संस्कृत अथवा लिपि शैली का ज्ञान था। क्योंकि जब हम अभिलेख के विषय में जानकारी हासिल करते हैं तो अभिलेख के विषय में जानकारी हासिल करने पर हमें ये पता चलता है कि जो प्राचीन समय के इंसान थे या उस समय के इंसान थे, वो लेखन शैली, मतलब कौन सी लेखन शैली का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके साथ साथ कौन सी लिपि का इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। और उसके साथ साथ जब हम भवन के विषय में जानते हैं, जब भवन का हम अध्ययन करते हैं तो भवन से ये पता चलता है कि वो कैसे घर बनाते थे, मतलब घरों का निर्माण कैसे करते थे और वो कैसे रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो उसके साथ साथ स्मारक के विषय में और मूर्तियों के विषय में भी मूर्तियों से हमें ये पता चलता है कि उस समय के इंसान कितने एडवांस थे और किस टाइप के, किस प्रकार से मूर्तियाँ वो लोग बनाते थे। मतलब उनकी कलाकृतियों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। और बहुत सारी गुफाओं में हमें उनकी चित्रकलाएँ मिली हैं। तो इसका मतलब स्थापत्य में मूर्तियाँ हो गया, उसके साथ साथ चित्रकला। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। ये सब प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में जो पहला पुरातात्विक साक्ष्य में है वो अभिलेख है। एंड उसके साथ साथ स्थापत्य या स्थापन मतलब जो क्रिएट किए गए हैं उसमें कौन कौन है, भवन है, स्मारक है, मूर्तियां हैं और उसके साथ साथ चित्रकलाएं हैं। तो इनके आधार पर भी हम लोग इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। एंड उसके साथ साथ हमें और भी पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में जो चीज़ें मिलती हैं वो क्या है, सिक्के हैं। मतलब कि सिक्के के आधार पर भी हम लोग इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं कि किस समय में कौन से राजाओं के द्वारा कौन कौन सिक्के चलाए गए थे। और इससे हमें प्रमाण मिलता है, सिक्कों के द्वारा बहुत सारी जानकारी मिलती हैं कि कौन कौन हमारे भारत में आए थे, उसके विषय में भी जानकारी हमें सिक्कों से मिल जाती है। सिक्कों के साथ साथ कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे मुहरें हो गई, सिक्के हो गए। और सिक्कों के साथ साथ जैसे मुहरे बहुत सारे मुहरें हमें मिली हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि मुहरों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और मुहरों से क्या होता है। तो ये भी हमें प्राचीन
भारत के इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं। एंड उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिली हैं, जैसे बर्तन मिल गए, तो कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिन पर लिखे गए हैं, और लिखे गए जो चीज़ें उस पर लिपि एवं लेखन शैली का इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो बर्तन भी जानते रहना प्राचीन इतिहास का एक स्रोत है। उसके आधार पर हम पता लगाते हैं कि इस समय के इंसान जो थे वो किस टाइप के और कैसे बर्तन का निर्माण करते थे, उनकी मतलब कि कला कैसी थी, किस आधार पर वो बर्तन को बनाते थे, और कौन सी धातु का वो लोग इस्तेमाल करते थे। क्योंकि हम बहुत सारे देखेंगे कि उस समय के जो इंसान थे बहुत एडवांस टाइप के क्या बना रहे थे, मेटल अथवा धातु का निर्माण कर रहे थे या मिश्र धातु का निर्माण कर रहे थे। इन सब चीज़ों के भी विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। एंड उसके साथ साथ बर्तन के साथ साथ उपकरण हो गया, ठीक है। उपकरण, कई सारे उपकरण मिल जाते हैं, इनके आधार पर भी हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो उपकरण के साथ साथ वस्तुएं हो गई, ठीक है, कई सारी वस्तुएं मिल जाती हैं। वस्तुओं के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट में हम पुरातात्विक शास्त्र में अध्ययन करते हैं क्या है, जीवाश्म। क्योंकि जीवाश्म से भी हमें इतिहास का पता चल जाता है। कार्बन रेडिएटिंग तकनीक के द्वारा हम पता लगा लेते हैं कि उस समय ये इंसान कब इसका जन्म हुआ था। एंड उसके चाहे वो एनिमल हो चाहे कोई इंसान हो, इंसान का चाहे जीवाश्म मिले चाहे किसी जंतु का जीवाश्म मिले या किसी प्लांट का भी जीवाश्म हो सकता है। प्लांट के जीवाश्म से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये प्लांट कितने समय पहले हमारी धरती पर आया हुआ था। तो ये सब जानते रहना फ्रेंड पुरातात्विक साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इसमें कौन कौन चीज़ सम्मिलित है, अभिलेख, अभिलेख, क्योंकि अभिलेख का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है और इन्हीं अभिलेखों के द्वारा बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास को बिना समझे, मतलब अभिलेख को पढ़कर ही क्या कर दिया है, इतिहास का वर्णन कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार के विषय में जानेंगे, देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने अभिलेख के आधार पर भी इतिहास को क्या किया है, वर्गीकृत कर दिया है। तो अभिलेख का जानते रहना बहुत बड़ा योगदान है किसमें, इतिहास में। तो उसके विषय में हम आगे नेक्स्ट क्लास में जानकारी हासिल करेंगे। स्थापत्य के रूप में जैसे भवन हो गया, स्मारक हो गया, मूर्तियाँ हो गई, चित्रकलाएँ हो गई, ये सब चीज़ें भी जानते रहना इतिहास के बारे में हमें जानकारी देती हैं। क्योंकि बहुत पुराने समय के लोग जब इन सब चीज़ों को बनाते थे तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये लोग उस समय कर क्या रहे थे, उनकी भी संस्कृति क्या थी और वो लोग अपना जीवन कैसे यापन कर रहे थे। इन सब चीज़ों के विषय में हमें जानकारी हासिल होती है। और उसके साथ साथ सिक्के मिलते हैं। जब सिक्के हमें ये प्रमाण देते हैं कि कौन से राजा थे, उनके राज्यकाल में कौन कौन सिक्के चलाए गए, तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि सिक्कों का आविष्कार कब हुआ और सिक्के आए क्यों, इतिहास में इनका कितना बड़ा योगदान है। इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी हम लोग लेंगे। एंड उसके साथ साथ मोहरें हो गई, बर्तन हो गए, उपकरण हो गए, वस्तुएं हो गए और जीवाश्म। तो ये सब चीज़ें जानते रहना फ्रेंड, ये पुरातात्विक साक्ष्य में आते हैं और इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे अब समय बीतता गया तो इंसानों ने फिर उसे लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि बहुत सारे साहित्यिक साक्ष्य जो लिखे गए हैं उनके आधार पर भी हम लोग इतिहास का पता लगाते हैं। तो दूसरा जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, साहित्यिक साक्ष्य। दूसरा मेजर क्लासिफिकेशन में कौन सम्मिलित है, साहित्यिक साक्ष्य। तो दूसरा मेजर क्लासिफिकेशन में देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य, और साहित्यिक साक्ष्य में देखेंगे कौन कौन से प्रमाण हमारे पास हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास को वर्गीकृत करते हैं, इतिहास के विषय में समझते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य में हमारे पास दो प्रकार के साक्ष्य मिल जाते हैं। एक साक्ष्य ऐसे हैं जो हमारे भारत के लोगों ने ही लिखा है और एक साक्ष्य हमें साहित्यिक साक्ष्य के रूप में ऐसे मिलते हैं जो विदेश, क्योंकि विदेशी भी हमारे भारत में आते थे तो वो भी हमारे भारत की संस्कृति के विषय में देखते थे, मतलब वहाँ के रहन सहन तौर तरीके के विषय में जानकारी हासिल करते थे और वो आगे चलकर जाकर क्या करते थे, लिखते थे। तो इसका मतलब कि विदेशी भी हमारे भारत के विषय में जानकारी हासिल करके उन्होंने इतिहास को लिखा है। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, विदेशी यात्री विवरण, ठीक है। क्योंकि हमें विदेशों से भी बहुत सारी इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है जो विदेशी साहित्य लिखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें साहित्यिक साक्ष्य में कौन कौन साहित्य है, एक है भारतीय साहित्य, क्या बोलते हैं, भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य। और उसके साथ साथ दूसरा जो साहित्यिक साक्ष्य में आता है वो है विदेशी यात्री विवरण, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे विदेशी यात्री विवरण। तो दो प्रकार के हम साक्ष्य पढ़ेंगे, विदेशी यात्री विवरण, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड। साहित्यिक साक्ष्य में क्या क्या चीज़ सम्मिलित है,
साहित्यिक साक्ष्य में दो प्रकार के साहित्यिक साक्ष्य हैं। एक है भारतीय साहित्य जो भारतीयों के द्वारा लिखी गई है, एंड एक है जिसे बोला जाता है विदेशी यात्री विवरण, क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे यूनानी, जैसे यूनानी इतिहासकार आए थे, एंड उसके साथ साथ यूनानी के साथ साथ और भी चीनी भी आए थे। ठीक है, चीनी इतिहासकार आए थे, तो बहुत सारे विदेशी यात्री भी आए हैं, यहाँ की यात्राएं की हैं, यहाँ की संस्कृति के विषय में जानकारी हासिल किया और उन्होंने जाके इतिहास को लिखा है। तो उसको भी हम समझेंगे कौन कौन विदेशी यात्री थे जो हमारे भारत में आए थे और उन्होंने इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करके उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य है, साहित्यिक साक्ष्य में एक क्या है, विदेशी यात्री विवरण। अब भारतीय साहित्य में देखा जाए तो दो प्रकार की साहित्य है। एक ऐसी साहित्य है जिसे बोला जाता है लौकिक साहित्य, और दूसरा साहित्य हम लोग डिस्कस करते हैं जिसे बोला जाता है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मतलब जो धर्म से रिलेटेड है, मतलब धर्म से जुड़ा है, क्योंकि धार्मिक साहित्य भी हमें जानते रहना इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और लौकिक साहित्य में कई सारे साहित्य हैं, उसके विषय में जानकारी हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें से कौन सम्मिलित है। एक है ऐतिहासिक ग्रंथ है, एंड उसके साथ साथ एक आता है संगम साहित्य आता है। ठीक है, तो भारतीय साहित्य भी आगे चलकर दो भागों में डिवाइड है। एक भाग को बोलते हैं हम लौकिक साहित्य, दो भागों में भारतीय साहित्य डिवाइड है। एक को क्या बोला जाता है, लौकिक साहित्य बोला जाता है, और एक बोला जाता है धार्मिक साहित्य। ठीक है, तो इसमें हम दो देखते हैं। एक है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे साहित्य। और दूसरा जो इसमें साहित्य मिलता है वो क्या है, धार्मिक ग्रंथ। ठीक है, क्या है, धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं, और धार्मिक ग्रंथ भी जानते रहना इतिहास के बारे में जानकारी हमें देते हैं। और उसके बाद जो लौकिक साहित्य है फ्रेंड, उसमें दो प्रकार की साहित्य सम्मिलित है। एक बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, तो ये लौकिक साहित्य भी आगे चलकर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ, क्या बोला जाता है, ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। एक है ऐतिहासिक ग्रंथ, और दूसरा जो इसके अंदर आता है उसे क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, और दूसरा इसी के अंदर आता है संगम साहित्य। ठीक है, तो दूसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में जानकारी, संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य, तो दो प्रकार के साहित्य हमें मिल जाते हैं जो लौकिक साहित्य में आते हैं। कौन कौन साहित्य है, जिसे बोला जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, और दूसरे को क्या बोला जाता है, संगम साहित्य बोला जाता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, इन्हीं स्रोतों के आधार पर इतिहास को क्या किया है, वर्गीकृत किया गया है। मतलब संपूर्ण इतिहास को हम पढ़ते हैं, चाहे प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, या आधुनिक भारत का इतिहास हो। तो इन्हीं सब प्रमाणों के आधार पर हम लोग इतिहास का वर्गीकरण किए हैं, और इतिहास को इन्हीं प्रमाणों के आधार पर लिखा गया है, और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर हम लोग समझते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे कि लौकिक साहित्य आगे चलकर दो साहित्यों में डिवाइड है। एक को बोला जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, और उसके साथ साथ एक को क्या बोला जाता है, संगम साहित्य। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध है, जिनके विषय में हम क्या करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ में जैसे देखा जाए तो कौन कौन है, जैसे अर्थशास्त्र सबसे पुराना ऐतिहासिक ग्रंथ है जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इसमें पहला हम लिखेंगे अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र भी जानते रहना फ्रेंड, किसके बारे में जानकारी देते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी हमें देते हैं। और अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य के द्वारा ये अर्थशास्त्र लिखा गया है। ये भी जानते रहना फ्रेंड, जानकारी देता है, क्योंकि उस समय के इंसान जो रहते थे या उनके बीच जो संस्कृति का विकास था, उन सब चीज़ों के विषय में जानकारी, या वहाँ के जो राजा थे उनके क्या नियम कानून थे, इन सब चीज़ों के विषय में जानकारी हमें किससे मिल जाता है, अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो कौटिल्य का द्वारा लिखा गया जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वो क्या है, अर्थशास्त्र है। एंड उसके साथ साथ आप देखेंगे राजतरंगिणी। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे इसी में राजतरंगिणी, तो इसी में हम राजतरंगिणी पढ़ेंगे। और राजतरंगिणी भी आप याद रखे रहेंगे, और ये किस प्रकार का ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ये आप याद रखे रहेंगे, कल्हड़ के द्वारा क्या लिखा गया है, राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी से भी हमें जानते रहना इतिहास के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। एंड उसके साथ साथ इसी में हम लोग एक ऐतिहासिक ग्रंथ और पढ़ेंगे, अष्टाध्यायी। क्या पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इससे हमें क्या इतिहास की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी,
ठीक है, तो समझ में आए फ्रेंड। तो आप याद रखे रहेंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन है। पहला है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। दूसरा है जिसे बोलते हैं राजतरंगिणी, ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। तीसरा है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो अष्टद जो अध्यायी है ये आप याद रखे रहेंगे ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी आप याद रखे रहेंगे पाणिनि के द्वारा। ठीक है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और इससे भी हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे ऐतिहासिक ग्रंथ बताते हैं कि कैसे इतिहास के जो प्रमाण हैं, इतिहास के जो स्रोत हैं वो सब हमें कैसे मिलते हैं। और इन्हीं इतिहास एवं प्रमाणों के स्रोतों के आधार पर भी इतिहास का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखे रहें अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। और इसी में एक ऐतिहासिक ग्रंथ और पढ़ेंगे मुद्रा राक्षस। क्या पढ़ेंगे, मुद्रा राक्षस। तो जो मुद्रा राक्षस है फ्रेंड ये भी जानते रहना किसके द्वारा लिखी गई। तो मुद्रा राक्षस को लिखने वाले जो जिनके द्वारा लिखी गई उनका नाम क्या है, विशाखा दत्त। ठीक है, तो विशाखा दत्त ने जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है उसे क्या बोलते हैं, मुद्रा राक्षस बोलते हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त भी आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, इनके द्वारा लिखा गया है ये मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस से भी हमें जानते रहना इतिहास के बारे में क्या मिल जाती है, जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद अगर अगला ऐतिहासिक ग्रंथ के विषय में जानकारी हासिल किया जाए तो जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम है जानते रहना फ्रेंड किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास। तो कालिदास के द्वारा जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है उसे क्या बोलते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम कहते हैं। और एक ऐतिहासिक ग्रंथ हम और लिखते हैं जिसे हर्षचरित के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, बाणभट्ट के द्वारा। तो आप याद रखे रहेंगे एक ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे हर्षचरित पढ़ेंगे। और ये किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट के द्वारा जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया उसे क्या बोलते हैं, हर्षचरित के नाम से जानते हैं। तो ये आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, ये है ऐतिहासिक ग्रंथ। मतलब कि ऐतिहासिक ग्रंथ से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होती है, इतिहास के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन चीज़ें सम्मिलित हैं, इसमें अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, एंड उसके साथ साथ राजतरंगिणी है जो कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, अष्टाध्यायी है जो पाणिनि के द्वारा, मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है, एंड उसके साथ साथ अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और लास्ट में है हर्षचरित जो बाणभट्ट के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इन सब स्रोतों के आधार पर भी हम क्या करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं या हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो अब उसके बाद हम लोग दूसरा जो साहित्य है हमारे पास वो क्या है, संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में देखते हैं, तो इसे आप नोट कर लेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ में। अब उसके बाद हम देखते हैं संगम साहित्य में कौन कौन साहित्य हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। तो संगम साहित्य में बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे देखा जाए तो तिरुकुरल है। ठीक है, तो संगम साहित्य में कौन कौन आता है, तिरुकुरल। तो तिरुकुरल एक साहित्य है जिसे बोला जाता है संगम साहित्य, और इसके आधार पर भी क्या किया जाता है, हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे मणिमेखलम। ठीक है, क्या है, एक मणिमेखलम है। मणिमेखलम से भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। एंड उसके साथ साथ मणिमेखलम के साथ साथ लिखेंगे जीवक चिंतामणि। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो संगम साहित्य है, वो क्या है, जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि से भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। तो आप याद रखेंगे ये सब साहित्य जानते रहना, इतिहास के विषय में हमें जानकारी देते हैं। तो संगम साहित्य में कौन कौन है, तिरुकुरल है, मणिमेखलम है, एंड उसके साथ साथ जीवक चिंतामणि है। और एक और मिलता है जिसे बोलते हैं शिल्परिकारम। ठीक है, शिल्परिकारम ये भी जानते रहना एक प्रकार का, ठीक है, संगम साहित्य। लेकिन इंपॉर्टेंट के रूप में कौन कौन है, तिरुकुरल है, मणिमेखलम है, जीवक चिंतामणि है। तो ये तीन संगम जो साहित्य हैं ये भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब उसके बाद दूसरा जो भारतीय साहित्य में आता है उसे बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ। तो अब धार्मिक ग्रंथ में देखेंगे कि कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ हमारे पास इस समय उपलब्ध हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ में देखा जाए तो बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं फ्रेंड। तो धार्मिक ग्रंथ इस समय हमारे पास बहुत सारे हैं, और उन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर क्या करते हैं, इतिहास का वर्गीकरण करते हैं।
तो पहले अगर हम देखा जाए तो धार्मिक ग्रंथ में को डिवाइड किया जाए तो धार्मिक ग्रंथ आगे चलकर विभाजित है। तो धार्मिक ग्रंथ में पहला धार्मिक ग्रंथ हम लोग देखते हैं कौन सा धार्मिक ग्रंथ आता है। तो पहला धार्मिक ग्रंथ के रूप में अगर देखा जाए तो एक है ब्राह्मण साहित्य। उसके बाद देखते हैं कि एक साहित्य और है जिसे जैन साहित्य, और तीसरा जो साहित्य है उसे बोलते हैं बौद्ध साहित्य। तो कौन कौन साहित्य है? एक है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण, एक हम पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई है साहित्य, मतलब कि उससे भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे साहित्य को क्या बोलते हैं? हम ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई साहित्य है, उस साहित्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना जाता है। लेकिन गैर ब्राह्मण भी साहित्य लिखे गए हैं, जैसे जैन साहित्य हो गया जो जैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अगला हम इसमें प्राचीन इतिहास के स्रोत में पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य भी जानते रहना फ्रेंड, हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। और जैन साहित्य के साथ साथ जो प्राचीन सबसे साहित्य हम लोग पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? बौद्ध साहित्य। और बौद्ध साहित्य से भी हमें जानते रहना इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होती है। तो अब हम देखते हैं कि ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या चीज़ है, जैन साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं, एंड उसके साथ साथ बौद्ध साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इनके आधार पर इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में अगर देखा जाए तो बहुत सारे वेद हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें हमें ब्राह्मण साहित्य में मिल जाते हैं। पहला चीज़ मिल जाता है वेद, और वेद कितने हैं? 4 हैं। तो ये आप नाम याद रखे रहेंगे और उसके साथ साथ संख्या भी याद रखे रहेंगे। विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वेद कितने मिल जाते हैं? 4। एंड उसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, एक आपको मिलेगा ब्राह्मण ग्रंथ, और ये ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो वेद कितने हैं हमारे पास? 4 हैं। उसके बाद मिलेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ आप याद रखेंगे फ्रेंड कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो वेद इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं 4। उसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? आप वेद के विषय में जानते हैं, साम वेद, उसके बाद अर्थवेद, बहुत सारे 4 प्रकार के वेद हैं। तो उन सब चीज़ों के विषय में आप जानते होंगे। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। एंड उसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 7 हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ के साथ साथ और भी हैं जिसे अर्ढ्यक के नाम से जाना जाता है। ये भी ब्राह्मण साहित्य में आता है, अर्ढ्यक। ठीक है, तो अर्ढ्यक अगर देखा जाए तो कितने हैं? अर्ढ्यक फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे कितने हमारे पास हैं? 6 हैं। ठीक है, तो अर्ढ्यक कितने मिलते हैं? 6 हैं। तो वेद 4 हैं, ब्राह्मण ग्रंथ 7 हैं, एंड उसके साथ साथ अर्ढ्यक कितने मिल जाते हैं? 6 मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ इसमें ब्राह्मण साहित्य में एक आता है उपनिषद, क्या बोलते हैं उसे? उपनिषद। तो उपनिषद भी आप जानते रहेंगे, ये क्या है? ब्राह्मण साहित्य में आता है। तो उपनिषद में अगर उपनिषद के विषय में देखा जाए तो कितने उपनिषद हैं हमारे पास? 12। ठीक है, तो 12 उपनिषद हैं। तो 12 उपनिषद हैं। और ये भी जानते रहना, ये जितना हम आपको बता रहे हैं कि ब्राह्मण साहित्य, इन सब चीज़ों से भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि बहुत सारी चीज़ें हमें धार्मिक ग्रंथ में मिल जाती हैं, जैसे लिपि के विषय में ज्ञान मिल जाना, लेखन शैली के विषय में ज्ञान मिल जाना, और संस्कृत के विषय में जानकारी मिल जाना कि उस समय के लोग क्या करते थे, मतलब कि क्या क्या चीज़ें उस समय लिखी गई हैं। तो धार्मिक चीज़ों से भी हमें, धार्मिक ग्रंथों से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद अगला इसमें आता वेदांग। अगला हम पढ़ेंगे वेदांग के विषय में। तो वेदांग कितने हैं? तो उपनिषद 12 है, एंड उसके साथ वेदांग कितने हैं? 6। ठीक है, तो वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और उसके साथ वेदांग के साथ साथ उपवेद भी मिल जाते हैं। उपवेद कितने हैं? ठीक है, क्या है? उपवेद कितने मिल जाते हैं? 4। ठीक है, तो ये सब आप संख्या याद रखे रहेंगे। वेद कितने हैं? 4 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ 7 हैं। अर्ढ्यक कितने हैं? 6 है। उपनिषद कितने हैं? 12। वेदांग कितने हैं? 6। एंड उपवेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और उपवेद के साथ साथ और भी महाकाव्य भी है। ठीक है, क्योंकि महाकाव्य भी हमारे पास है ना। एक हम पढ़ेंगे महाकाव्य। अगर महाकाव्य देखा जाए तो कितने हैं? तो महाकाव्य अगर ब्राह्मण साहित्य के रूप में देखा जाए तो हमारे पास कितने उपलब्ध हैं? अगर महाकाव्य के रूप में देखा जाए तो 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, तो कितने महाकाव्य हैं? 2। ठीक, तो आप याद रखे रहेंगे, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अर्ढ्यक हो गया, उपनिषद हो गया, वेदांग हो गया, उपवेद हो गया, एंड उसके साथ साथ महाकाव्य हो गया। और उसके साथ साथ पुराण भी हैं, स्मृत है। ठीक है, क्या क्या है? उसके बाद अगला लिखेंगे पुराण भी है, बहुत सारे पुराण हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या अगर देखी जाए कितनी है? 18 पुराण है। ठीक है, जिसमें आप बहुत सारे पुराण पढ़े होंगे, गरुड़ पुराण पढ़े होंगे। ठीक है, तो 18 क्या है? ब्राह्मण साहित्य में पुराण है। एंड उसके साथ साथ, पुराण के साथ साथ अगर देखा जाए तो स्मृति है, जिससे सबसे पॉपुलर अगर स्मृति के विषय में देखा जाए तो मनुस्मृति। ठीक है, तो स्मृति कितने मिल जाते हैं? 6। ठीक है, तो अगला क्या लिखेंगे? स्मृति।
तो स्मृत कितने हैं? स्मृत हैं 6 हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। और जो सबसे पॉपुलर स्मृति है उसे क्या बोला जाता है? मानव स्मृति के नाम से जाना जाता है। तो स्मृति ब्राह्मण साहित्य में कितने लिखे गए हैं? 6 लिखे गए हैं। एंड उसके साथ साथ एक है षष्ठ दर्शन, ठीक है। एक ब्राह्मण साहित्य में हम पढ़ेंगे षष्ठ दर्शन, षष्ठ दर्शन। तो षष्ठ दर्शन के विषय में भी जानकारी हासिल करेंगे। और षष्ठ दर्शन देखा जाए तो ये कितने हैं? ये भी 6 हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ब्राह्मण साहित्य हैं, ठीक है। और ब्राह्मण साहित्य से हमें जानते रहना बहुत सारे इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है फ्रेंड। तो ये आप याद रखे रहेंगे ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन चीज़ें आती हैं। तो इतनी चीज़ें ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई हैं और उनके आधार पर हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इनकी संख्या के विषय में पूछ लेता है, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे ब्राह्मण साहित्य में वेद 4 हैं एंड उसके साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ 7 हैं, अर्डयक 6 है एंड उसके साथ साथ उपनिषद 12 हैं, वेदांग कितने हैं? 6 हैं, उपवेद 4 हैं, महाकाव्य 2 है, 18 पुराण है, स्मृति 6 है एंड षष्ठ दर्शन 6 है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। तो उसे हम कौन से साहित्य के नाम से जानते हैं? ब्राह्मण साहित्य के नाम से जानते हैं। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो साहित्य हमारे पास उपलब्ध है प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में, साहित्यिक साक्ष्य के रूप में, वो कौन सा है? जैन साहित्य। जैन साहित्य में देखते हैं कि जैन साहित्य में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिनके आधार पर हम इतिहास के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। तो इसमें जानते रहना क्या है? परिशिष्ट पर्वन, ठीक है। एक है परिशिष्ट पर्वन, क्या बोलते हैं जैन साहित्य में? परिशिष्ट पर्वन। तो एक साहित्य है जो जैन साहित्य में आता है फ्रेंड, उसे क्या बोलते हैं? परिशिष्ट पर्वन के नाम से जानते हैं। और परिशिष्ट जो पर्वन है ये जानते रहना जैन साहित्य में आता है। तो इससे भी हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। क्या बोलते हैं? परिशिष्ट पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन जानते रहना ये जैन साहित्य है। इससे भी जानते रहना फ्रेंड, इससे भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। तो परिशिष्ट पर्वन किस में आता है? जैन साहित्य में आता है, जो जैनों के द्वारा लिखा गया है। तो इससे भी हमें इतिहास के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद अगला लिखेंगे परिशिष्ट पर्वन के साथ साथ एक जैन साहित्य में देखा जाए तो भद्रबाहु चरित्र भी आता है। क्या बोलते हैं उसे? भद्रबाहु चरित्र। तो भद्रबाहु चरित्र भी जानते रहना, इससे भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है और ये जैन साहित्य में आता है। तो भद्रबाहु चरित्र के साथ साथ इसी में फ्रेंड आप याद रखेंगे भगवती सूत्र के नाम से भी, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ये सब जानते रहना जैन साहित्य में आता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? भगवती सूत्र हो गया एंड उसके साथ साथ कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये सब जानते रहना किस में आते हैं? जैन साहित्य में आते हैं। तो जैन साहित्य से भी हमें बहुत सारे इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है और उसमें से मुख्य रूप से क्या है? परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र है, भगवती सूत्र है एंड उसके साथ साथ कल्प सूत्र है। तो ये सब प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत में बौद्ध साहित्य के विषय में देखते हैं कि इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम रिमूव करते हैं और देखते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में देखेंगे कि जो गैर ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे जैन साहित्य हो गया एंड उसके साथ साथ बौद्ध साहित्य हो गया। तो अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा बौद्ध साहित्य कि हमारे पास बौद्ध साहित्य कौन कौन उपलब्ध हैं और उनके आधार पर हम क्या करते हैं? इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। तो अगला हम लिख लेते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य से भी जानते रहना फ्रेंड, हमें बहुत सारे इतिहास के विषय में जानकारी मिल जाती है। बौद्ध साहित्य में देखा जाए तो सुत्त पिटक है। क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं? सुत्त पिटक, इससे भी जानते रहना हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। सुत्त पिटक जानते रहना किस में आता है? बौद्ध साहित्य में। ये भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सुत्त पिटक के साथ साथ इसमें हम विनय पिटक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विनय पिटक। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है एंड उसके साथ साथ तो सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया। तो विनय पिटक भी जानते रहना ये किस में आता है? बौद्ध साहित्य में आता है। इससे भी हमें इतिहास के बहुत सारे साक्ष्य अथवा प्रमाण मिल जाते हैं। उसके बाद अब पढ़ेंगे अभिधम्म पिटक। इसी में बौद्ध साहित्य में एक आता है अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया। तो ये सब आप याद रखे रहेंगे किस में सम्मिलित है? बौद्ध साहित्य में सम्मिलित है।
एंड उसके साथ साथ दिव्यावदान, इसी में एक आता है दिव्यावदान। तो दिव्यावदान भी जानते रहना फ्रेंड, ये बौद्ध साहित्य में ही आता है। तो अभी धम्म पिटक हो गया, दिव्यावदान हो गया, एंड उसके साथ साथ बुद्ध चरित्र, ठीक है। इसमें हम भगवान बुद्ध के बुद्ध चरित्र के विषय में अध्ययन करते हैं, जिनमें उनका वर्णन किया गया है। तो बुद्ध चरित्र के विषय में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो हमें इतिहास के विषय में जानकारी देते हैं। तो बुद्ध चरित्र हो गया। बुद्ध चरित्र के साथ साथ इसमें एक आप याद रखेंगे मिलद पन्हो, ठीक है। एक चरित्र और है जिसे बोला जाता है मिलद पन्हो, ठीक है। तो ये भी जानते रहना फ्रेंड, ये सब जानते रहना बौद्ध साहित्य है, जो बौद्धों के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य भी हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो बौद्ध साहित्य में सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया, दिव्यवदान हो गया, बुद्ध चरित्र हो गया, एंड मिलद पन्हो हो गया। तो ये सब जानते रहना भारतीय साहित्य हैं, जिनके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे बाहर से विदेशी भी आए थे। तो अब हम विदेशी यात्री विवरण के विषय में समझते हैं कि कौन कौन से यात्री हमारे भारत में आए थे और उनके आधार पर कैसे इतिहास को पढ़ा जाता है, उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे। तो अब उसके बाद ये आप नोट कर लेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं विदेशी यात्री विवरण के बारे में। अब विदेशी यात्री विवरण के बारे में समझते हैं कि कौन कौन विदेशी यात्री हमारे भारत में आए, उन्होंने इतिहास के बारे में क्या क्या चीज़ें लिखा है। अब उसके बाद अगला हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत में विदेशी यात्री विवरण कौन कौन से विदेशी यात्री हमारे भारत में आए थे और उन्होंने इतिहास के विषय में क्या क्या चीज़ें लिखा है। तो विदेशी यात्री के विषय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे विदेशी यात्री हमारे भारत में आए हैं। बहुत सारे जैसे यूनानी यात्री आए हैं एंड चीनी यात्री भी आए हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद लिखते हैं कि कौन कौन से यात्री हमारे भारत में आए। तो पहले हम किसके विषय में लिख लेते हैं, यूनानी के बारे में। कौन कौन यूनानी यात्री हमारे भारत में आए और उन्होंने भारत के विषय में क्या क्या चीज़ें लिखा। तो यूनानी यात्री के विषय में अगर जानने से पहले देखा जाए तो उस समय बहुत सारे यात्री ऐसे थे जो सिकंदर के पहले आए थे। अब यूनानी यात्री के रूप में अगर देखा जाए तो कुछ यात्री ऐसे हैं जो सिकंदर से पहले आए थे, उन्होंने इतिहास को लिखा है, यहाँ की संस्कृति के विषय में लिखा है। और कुछ यूनानी यात्री ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ आए थे और कुछ यूनानी यात्री ऐसे हमें मिलते हैं जो सिकंदर के बाद आए थे। तो हम यूनानी यात्री में क्या लिखेंगे, सिकंदर के पहले। तो पहले हम लिखेंगे जो आने वाले थे वो सिकंदर के पहले, सिकंदर के पहले। तो सिकंदर के पहले जो आने वाले यूनानी यात्री थे फ्रेंड, वो कौन कौन थे। जैसे बहुत सारे सिकंदर के पहले आने वाले यूनानी यात्री हैं, जिसमें अगर नाम देखा जाए तो नाम बहुत सारे हैं। एक है टेसियस, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे, जो सिकंदर के पहले आए थे टेसियस, इनके विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। इन्होंने भारत के इतिहास के विषय में क्या चीज़ें लिखा है उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सिकंदर से पहले आने वाले जो यूनानी इतिहासकार थे वो कौन थे, टेसियस थे। एंड उसके साथ साथ हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में जानेंगे, जिन्हें इतिहास का क्या बोला जाता है, पितामह के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इतिहास को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए इन्हें हम इतिहास का जनक के रूप में जानते हैं। किसको, हेरोडोटस को। तो हेरोडोटस जानते रहना, टेसियस हो गए, हेरोडोटस हो गए, जो ये सब किसके बाद आए थे, सिकंदर के पहले आए थे। क्योंकि जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था तो उसके पहले भी बहुत सारे यात्री आते थे, क्योंकि उस समय हमारे भारत में बहुत सारे व्यापार होते थे। व्यापार जब होते थे तो वहाँ पे कई लोग आते थे, तो यहाँ की संस्कृति के विषय में देखते थे, यहाँ के रहन सहन के विषय में, लोगों के बोल चाल और तरीक़ों के विषय में जानकारी हासिल करते थे और फिर अपने देश जाकर उनके विषय में लिखते थे। तो सिकंदर के पहले कौन कौन आए, वो कौन थे, टेसियस थे एंड उसके साथ साथ हेरोडोटस, ठीक है। अब उसके बाद सिकंदर के साथ कौन आए, ठीक है। सिकंदर के साथ बहुत सारे। अब दूसरा हम लिखेंगे सिकंदर के साथ, सिकंदर के साथ कुछ यूनानी यात्री ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ आए थे। मतलब कि सिकंदर जब आक्रमण भारत पर किया था तो उनके साथ जो बहुत सारे सेनाएं भी आए थे एंड उसके साथ साथ बहुत सारे इतिहासकार भी आए थे जो उनके विषय में लिख रहे थे। सिकंदर के साथ जो आने वाले इतिहासकार थे उनमें से एक इतिहासकार का नाम आप याद रखेंगे रहेंगे, नियारकस। क्या नाम था, नियारकस।
तो नियार्कस जानते रहना ये सिकंदर के साथ आया था। और इन्होंने जानते रहना इतिहास के बारे में, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें लिखी हैं जिनके विषय में हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नियार्के के साथ साथ एक इतिहासकार और हैं जिन्हें जिस नाम से जाना जाता है अरिस्टोबुलस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? अरिस्टोबुलस। तो अरिस्टोबुलस के विषय में भी आप याद रखे रहेंगे, जो सिकंदर के साथ आया था। तो कौन कौन है? नियार्कस है, इसको भी हम पढ़ेंगे, एंड उसके साथ साथ अरिस्टोबुलस है, ये भी जानते रहना आया था, एंड उसके साथ साथ आने सिक्रीटस है, एक और आया था जिसे बोलते हैं आने सिक्रीटस। तो ये आप 3 नाम यूनानी इतिहासकार का याद रखे रहेंगे फ्रेंड, जो सिकंदर के साथ आए थे। मतलब सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तब ये लोग भारत में आए थे और भारत के विषय में इन्होंने लिखा है। तो एक सिकंदर के पहले जो आने वाले थे वो है टेसियस हैं, हेरोडोटस हैं, एंड उसके साथ साथ सिकंदर के साथ जो आने वाले हैं वो है नियार्कस एंड अरिस्टोबुलस हैं, एंड उसके साथ साथ आने सिक्रीटस हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे, जो सिकंदर के पहले आए, सिकंदर के साथ है, और एक आए हैं सिकंदर के बाद। ठीक है, उसके बाद सी वाला लिखेंगे सिकंदर के बाद, मतलब कि जब सिकंदर आक्रमण करके चला गया था तब उसके बाद यहाँ पर कुछ इतिहासकार आए थे और भारत के विषय में उन्होंने लिखा। तो एक इतिहासकार हैं जो सिकंदर के पहले आए, और एक इतिहासकार ऐसे हैं जो सिकंदर के साथ आए, और एक इतिहासकार ऐसे हैं जो सिकंदर के बाद आए। तो सिकंदर के बाद जो आने वाले इतिहासकार हैं उसमें अगर नाम देखा जाए तो मेगस्थनीज का नाम आता है। कौन है? मेगस्थनीज आप याद रखे रहेंगे, सिकंदर के बाद आया था। जब हमारे भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जब वो आक्रमण करके चला गया था, तो उसके बाद जो इतिहासकार आए थे उसमें कौन से नाम है? मेगस्थनीज का नाम है, एंड डायनोसियस एक और आए थे, डायनोसियस आए थे। डायनोसियस के साथ साथ एक इतिहासकार और आए थे जिनका नाम क्या था? डाईमेकस। ठीक है, क्या नाम है? डाईमेकस। ये 3 इतिहासकार के विषय में आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे जो सिकंदर के बाद आए थे। तो इन सब इतिहासकारों ने भी जानते रहना इतिहास के विषय में लिखा है। ठीक है, तो विदेशी यात्री विवरण में जो यूनानी यात्री आए थे, तो कौन कौन यात्री थे? यूनानी यात्री में देखा जाए तो सिकंदर के पहले टेसियस हो गया, हेरोडोटस हो गया, एंड उसके साथ साथ सिकंदर के साथ जो आए थे वो कौन आए थे? नियार्कस, एंड उसके साथ साथ अरिस्टोबुलस, आने सिक्रीटस, एंड सिकंदर के बाद जो आए उनका नाम क्या था? मेगस्थनीज एंड डायोसियस एंड डाईमेकस। तो ये सब जानते रहना यूनानी इतिहासकार हैं जिन्होंने हमारे भारत में एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद यहाँ की संस्कृति के विषय में जाना, इन्हें यहाँ की बहुत सारी चीज़ों के विषय में जाना, फिर जाके अपने देश में उसके विषय में लिखा है। ठीक है, तो अब उसके बाद हम पढ़ते हैं दूसरे जो यात्री आए वो चीनी यात्री थे। तो चीनी यात्री में देखते हैं कौन कौन यात्री हमारे भारत में आए, उन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है। जिससे आप याद रखे रहेंगे सिकंदर के पहले कौन आए थे, सिकंदर के साथ जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तब कौन आए थे, एंड सिकंदर के बाद कौन आए थे। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा हम डिस्कस करते हैं विदेशी यात्री विवरण में देखा जाए तो कौन कौन है? चीनी यात्री। ठीक है, तो अब उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं चीनी यात्री। ठीक है, विदेशी यात्री विवरण में दूसरा हम पढ़ते हैं चीनी यात्री, क्योंकि चीनी भी हमारे भारत में आते थे व्यापार के दृष्टिकोण से, तो उन्होंने भी इतिहास के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखा है। तो चीनी यात्री के रूप में अगर देखा जाए तो इसमें पहला जो चीनी यात्री था वो क्या था? फाहयान। और इस पर भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, फाहयान से संबंधित क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप याद रखें चीनी यात्री में कौन कौन? फाहयान है, सुंग युन है, इसी में एक चीनी यात्री जिसका नाम है सुंग युन। तो सुंग युन एक चीनी यात्री है जो भारत में आया था, उन्होंने भी इतिहास के विषय में बहुत सारी चीज़ें इतिहास के विषय में लिखा है। ठीक है, सुंग युन के विषय में पढ़ेंगे। इसी में एक चीनी यात्री है इतसिंग भी एक चीनी यात्री है, इनके भी विषय में हम लोग क्या करते हैं? जानकारी हासिल करते हैं। और एक चीनी यात्री आए थे उनका नाम है मलवेन लिन। ठीक है, उनका नाम क्या है? मलवेन लिन। ठीक है, क्या नाम है? मलवेन लिन। तो एक चीनी यात्री है मलवेन लिन, ये भी हमारे भारत में आए और इन्होंने इतिहास के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और उसके साथ साथ मलवेन लिन के साथ साथ देखा जाए तो और भी बहुत सारे चीनी यात्री आए हैं जो इम्पोर्टेंट रूप से देखा जाए तो एक चीनी यात्री और आए हैं जिनका नाम क्या है? चाओ जू कुआं। क्या नाम है?
चाओ जू कुआं, ठीक है। एक चीनी यात्री हैं जिनका नाम है चाओ जू कुआं। तो ये आप याद रखे रहेंगे, ये इम्पॉर्टेंट चीनी यात्री हैं जो हमारे भारत में आए थे और इन्होंने इतिहास के विषय में लिखा है। तो इससे संबंधित एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन आता है कि कौन कौन चीनी यात्री हमारे भारत में आए और इतिहास के विषय में लिखा है। तो उसमें से इतिहासकार के रूप में आप जानते रहेंगे, फाहियान के विषय में आप याद रखे रहेंगे, सुंग युन के विषय में, इत सिंह के विषय में, मेलविन लिन के विषय में एंड चाओ जू कुआं के विषय में, ठीक है। अभी बीएड का एग्जाम हाल ही में हुआ है 2025 का, तो उसमें फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि फाहियान जो चीनी यात्री आया था वो किसके दरबार में आया था, ठीक है। तो वो अशोक फर्स्ट के, अशोक सेकंड के, ऐसे कई सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड पूछे जाते हैं, चीनी यात्रियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखे रहेंगे, ये चीनी यात्री हैं। अब उसके बाद लास्ट जो बचते हैं वो है अरबी यात्री। तब हम दूसरा विदेशी यात्री के विवरण में हम देख लेते हैं, उसके बाद अरबी यात्री के विषय में जानकारी हासिल कर लेते हैं। और इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है फ्रेंड। आगे सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से हमारे प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, जिनके आधार पर हम प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एंड उसके साथ साथ मध्यकालीन भारत इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों, प्रमाणों एवं साक्ष्यों के आधार पर क्या किया जाता है, इतिहास का अध्ययन किया जाता है। अब उसके बाद तीसरा जो हम देखते हैं वो कौन यात्री थे, अरबी यात्री, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत में अरबी यात्री भी आए थे, अरब से भी व्यापार होता था, वो भी आते थे और उन्होंने भी इतिहास भारत के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखा है। तो अरबी यात्री में अगर देखा जाए तो बहुत तो अरबी यात्री नहीं आए थे, लेकिन अगर देखा जाए तो एक अरबी यात्री, उनका नाम है इब्ने खुर्दादब। क्या नाम है? इब्ने खुर्दादब, इनका नाम क्या है? खुर्दादब, ठीक है। तो एक अरबी यात्री हैं जिनका नाम क्या है? इब्ने खुर्दादब। क्या नाम लिखते हैं? इनका नाम है इब्ने खुर्दादब। इनका नाम है इब्ने खुर्दादब, ठीक है। तो ये आप याद रखे रहेंगे। एक चीनी यात्री हैं, वो अरबी यात्री हैं जिनका नाम क्या है? इब्ने खुर्दादब है, ठीक है। तो ये भी जानते रहना, हमारे भारत में आए थे तो इन्होंने इतिहास के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इब्ने खुर्दादब के साथ साथ एक अरबी यात्री आए थे, उनका नाम क्या था? सुलेमान, ठीक है। सुलेमान एक अरबी यात्री आए थे जिन्होंने ये हमारे भारत के विषय में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। सुलेमान के साथ साथ एक अरबी यात्री आए थे, उनका नाम क्या था? अल मसूदी, ठीक है। एक और आए हैं अल मसूदी, तो अल मसूदी हो गए एंड उसके साथ साथ सुलेमान हो गए एंड उसके साथ साथ इब्ने खुर्दादब हो गए एंड उसके बाद एक और लिख लेते हैं अल बिरूनी, ठीक है। क्या नाम है? अल बेरूनी। तो एक विदेशी यात्री में देखा जाए, अरबी यात्री में, तो कौन है? अल बिरूनी है, ठीक है। तीन सभी यात्रियों के नाम आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, विदेशी यात्रियों के विषय में जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो कौन कौन अरबी यात्री में है? इब्ने खुर्दादब है, सुलेमान है, अल मसूदी है एंड अल बिरूनी है, ठीक है। तो ये संपूर्ण स्रोत थे, प्राचीन इतिहास के स्रोत, जिनके विषय में हम क्या करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो इन सब चीज़ों के विषय में आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जिसे आप बढ़िया से अपने नोट में लिखेंगे और उसे बढ़िया से तैयार करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्रेंड, तब हम प्राचीन इतिहास के एक एक स्रोत को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? अभिलेख, क्योंकि अभिलेख से हमें बहुत सारी जानकारियाँ इतिहास के विषय में मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा मेजर रोल अगर प्ले करता है इतिहास में तो कौन प्ले करता है? अभिलेख। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे फ्रेंड, तब अभिलेख के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।